जोई के अंदर कदम रखते ही लीताओ का मुंह पूरा खुल गया। वो हैरत सदा बेयकीनी से सामने खड़ी जोई को देख रहा था। तुम तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई शिवोन? वो जोई को बेतासुर मगर सख्त चेहरे के साथ अपनी तरफ बढ़ता देखकर हकलाने लगा। उसका यूं हकलाना बचा था। वो जख्मी शेरनी की तरह उस पर झपटी। जोरदार तमाचे उसके मुंह पर दाएं बाएं मारने के बाद वो एकदम से जैसे किसी जुनूनी कैफियत में आ गई। टांगे घुमा घुमा कर वो लीताओं के पेट में मार रही थी। इर्द गिर्द से चीजें उठाकर उसके सर में मार रही थी। वो जो अभी दौरान से बढ़ने वाले मुक्कों की ताप नहीं ला सका था, जोई के ताबड़तोड़ हमले ने बेहाल कर दिया। अनिल ने खुले मुंह से एक निगाह जोई की तरफ डाली और फिर सामने खड़े दौरान की तरफ देखा, जो हैरत के बजाय दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। ली ताओ दर्द से चीख रहा था। वो उसे पागलों की तरह मार रही थी। टांग मारकर वो उसे कुर्सी समेत जमीन पर गिरा चुकी थी। अनिल तेजी से दौरान के करीब हुआ, जो सिरे लब मुस्कुरा रहा था। हाथ की इंगिष्ट उंगली को फोल्ड किए लबों पर रख के वो पहली दफा किसी को मुतासिर की निगाहों से देख रहा था। ली ताओ अब जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि जोई अपने भारी बूटों वाले पाँव उसके पेट में मार रही थी। ली ताओ किसी गीदड़ की तरह चिल्ला रहा था। दौरान, रोको जोई को, कोई सुन लेगा इसकी चीखों पुकार। अनिल ने इर्द गिर्द देखते हुए दुरान से कहा। मारने दो ना। वो वहां वहां मार रही है जहां उसने मारा था। सुकून मिलने दो उसे। दुरान की दिलचस्पी अरूज पर थी। लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। अपनी जिंदगी पहली दफा ऐसी लड़की देखी थी उसने। उसके मुताबिक तो जोई की जगह और कोई भी लड़की होती तो इतना तशद्दुद करने वाले शख्स को देखकर फिर से कांपने लगती। मगर वो तो किन किन कर बदले ले रही थी। जहन में उसकी छत वाला मंजर घूम गया। कमजोर तो वो कभी नहीं थी। इम्प्रेसिव। दुल्हन के लफ्ज सताइशी अंदाज से बाहर निकले। कल जो लड़की उसके सामने बैठी गिड़गिड़ा रही थी, आज वाली लड़की उससे बहुत मुख्तलिफ थी। ली ताओ की हर मुसम्मत को नाकाम कर दी। अब वो उसके बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए थी और गर्दन को झटके दे रही थी। वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता तो टांग पकड़ कर खींच देती। किचन की शेल्फ पर पड़ी हर चीज़ को उठा उठा कर उसके सर पर मार चुकी थी। अनिल ने गुस्से से दुल्हन की तरफ देखा, जो मजे से सिगरेट सुलगा रहा था। मर जाएगा वो। कहो इसे बस करे, जो काम करने आए हैं वो करें और चलते बने यहाँ से। अनिल ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। फिर दौरान से नाउम्मीद होता तेजी से आगे बढ़ा। जोई जो अब कोई डब्बा उठाकर उसके सर में मारने वाली थी। अनिल ने उसके बाजू को हवा में ही थाम लिया। जोई जोई, बस करो बस। इसको पुलिस के हवाले करना है। तुम अपना पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट लो बस। अनिल ने पुचकारते हुए उसे ठंडा किया था। वो एकदम से जैसे होश में आई, फिर अनिल की तरफ देखा, जो उसके हाथ से डब्बा पकड़कर वापस शेल्फ पर रख रहा था। दौरान सिगरेट का कश लगा था। अब चंद कदम आगे आ चुका था। फिर आहिस्ते से नीचे बैठा। पासपोर्ट कहाँ है? इंग्लिश जुबान में पूछा और पैरों के बल लीताओं के सामने बैठा था, जो खून में लथपथ सर के साथ कराहते हुए जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। फिर खौफ और हैरत से दुरान की तरफ देखा। वो सामने। कराहते हुए हाथ से इशारा सामने रखे अटैची नुमा पूरे लेदर के डब्बे की तरफ किया। अटैची एक लकड़ी की मेज पर रखा हुआ था, जो ये तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची। अटैची के अंदर रखी चीज़ों को कुछ देर ही उलट पुलट करने के बाद वो अपना पासपोर्ट उसमें से बरामद कर चुकी थी। फिर कुछ कागजात हाथ में थामे वापस पलटी। मैं इस शादी को ना कल मानती थी और ना आज मेरी शादी तुमसे हुई ही नहीं थी। कागज के टुकड़े लीता हुआ उछालती हुई जोर से चीखी। जोई लीव इट, ये डाइवोर्स भी देगा, डोंट वरी। अनिल ने उचक कर जोई को तसल्ली दी, जो शायद फिर से उसको मारने लगी थी। ना जाने कितनी अजीतें उससे इन 3 दिनों में सही थी, जिसका लावा आज फटा। 3 दिन वो जिस बेबसी में कैद थी, कमजोर वो तब भी नहीं थी। 2 दफा उससे भागने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आज डोरान का साथ एक अजीब ताकत दे गया था। कैसी तलाक? ये क्या तलाक देगा? मुझे मेरी शादी इससे हुई ही नहीं। इस चर्च में बाइबल के सामने जितने भी दावे किए सब झूठे थे। तो ये कौन सी शादी थी? जोई की आवाज़ फट रही थी। आज वो कमज़ोर नहीं थी, या कुछ असम कर चुकी थी, जिसकी ताकत उसके हर अदा से झलक रही थी। चेहरे की रंगत गले में लिपटे स्कार्फ जैसी हो रही थी। दुरान, अब क्या करना है इसका? अनिल ने रुख मोड़े दौरान से सवाल किया, जब हाथ सीने पर बांधे पुरसोच निगाहों से जोई को देख रहा था। अनिल के पुकारने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं करना, बस इससे पासपोर्ट लेना था। अब निकलते हैं। दौरान ने सीने पर बांधते हाथ खोलते हुए मुतवासल लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? ऐसे कैसे? भाई, इसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं, जोई के बयान दिलवाते हैं। अनिल ने हैरत से भुनवे इकट्ठी किए उससे करीब आकर कहा। जोई, चले, निकलना है हमें। दुल्हन ने अनिल की बात का जवाब देने के बजाय जोई की तरफ देखकर हुक्म सादिर किया।
अनिल ने सिर्फ देखने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था नहीं जानता था। सोच वो भांप लेता था, अनिल नहीं। अनिल ने कंधे उचकाकर उसकी तकलीफ की। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब वो लोग वहां से निकले। लीता और जमीन पर रेंगता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। सितारों से झिलमिलाते आसमान के नीचे ये खूबसूरत रिजॉर्ट था। ये लाविया से आगे रास्ते में आने वाला एक मशहूर रिजॉर्ट था, जहां उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट बुक किया था। छोटे से लॉन से मुलक्का एक अदद बेडरूम, फर्निश्ड किचन और एक अदद टेरेस पर मुश्तमिल ये रिजॉर्ट बहुत पुरसुकून था। अपार्टमेंट की लॉन्च में मौजूद आतिशदान में आग अपने चौपन पर थी। लकड़ियां सुलग रही थीं और पूरे कमरे को हिद्दत बख्श रही थीं। दौरान आतिशदान के करीब सिंगल सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था, जबकि अनिल आतिशदान के करीब कमर पर हाथ धरे खड़ा था। जोई को जैसे हफ्तों बाद यूं बेफिक्री की नींद आई थी। वो आते ही सो चुकी थी। उनको यहाँ आए आधा घंटा हुआ था। दौरान के मुताबिक वो अभी शंघाई नहीं जा सकते थे, क्योंकि लीताओं ने फौरन उस आदमी से रब्ता किया होगा जिसको उसने जोई भेजी थी। वो और उसके लोग उनका शंघाई के दाखिले पर इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए वो लोग वापस जाने की बजाय लाविया से आगे आ गए थे। जबकि यहाँ भी अनिल का उससे इख्तलाफ था कि वो यहाँ रुककर सादा खतरा मोल ले रहे हैं। अनिल अब भी उसी बात पर पिछले 10 मिनट से उसके साथ बहस कर रहा था। ये क्या सब कुछ उलट-पुलट कर रहे हो? सीधा-सीधा जॉय को पुलिस स्टेशन ले जाते, लीताओ के बयान दिलवाते, उसे वहां से पाकिस्तान ले जाते, सिंपल। अनिल ने गुस्से से उसे सीधे रास्ते बताए। पुराने थकी सी अधखोली निगाह आतिशदान से मुड़ी और उसकी तरफ देखा। कल रात से वो जाग रहा था और अब आंखें बामुश्किल खुली रही थीं। चेहरे पर थकावट के आसार थे। पाकिस्तान सारा मीडिया इकट्ठा होता, पूरी दुनिया को पता चल जाता कि वो कहाँ से किन हालात से वापस लौटी है। लोग 4 दिन उस पर अफसोस करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा जानते हो? ऐसी लड़की का क्या हाल होता है माशरे में। थकी सी और नींद के खुमार से भारी होती आवाज़ में वो आज कितने अरसे बाद यूं किसी के लिए फिक्रमंद होता, अनिल को हैरत में डाल गया। मैंने सोच लिया है, ये सब खुलेगा, लेकिन जोई के जरिए नहीं। जोई के उस दोस्त के जरिए जो उससे पहले यहाँ फंसी हुई है। कौन? कौन सी दोस्त? अनिल ने भुनवें उचकाई। हिना है उसकी दोस्त का नाम। उसकी शादी भी उसी के रोके थ्रू हुई थी। वो अपने शोहर की कैद में है। वो उससे जिस्म फरोशी करवा रहा है, अपने घर में कैद कर रखा है। हिना ने पाकिस्तान में ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। उससे निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। हिना को वहां से निकालना है। जोई को इस सब से पोशीदा रखना है। वो अटल लहजे में उसे अपनी सोच से आगाही दे रहा था। मगर जोई क्यों नहीं? अनिल ने ठहरे से लहजे और शाकी निगाहों से सवाल किया। दौरान ने चौंक कर देखा। अनिल की सोच पर बेहास सा कहका उमड़ आया। नफी में सर हिलाते हुए मुश्किल हंसी पर काबू पाया। जोई पर मैं कोई मर नहीं मिटा। बस उसको अपने मामले में भी घसीट चुका हूं, तो उसे यूं लटकता नहीं छोड़ सकता। मुझे हार्वी और ब्रूस की चौल को भी सारी इंडस्ट्री के सामने लाना है। दुरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए वसाहत दी। जोई को फिर कब पाकिस्तान भेजेंगे? अनिल ने परजुस्सा अगला सवाल किया। जाएगी, लेकिन तब जब सब इसके लिए सिक्योर हो जाएगा, अभी नहीं। अभी पाकिस्तान में भी इसके लिए खतरा है। दुरान ने गहरी सांस सी और एक झटके से सोफे से उठा। मैं सोने जा रहा हूँ। नींद से बोझल आवाज में कहा, फिर रुका। एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट। बेडरूम में जोई सो रही थी। छोटे से लाउंज में एक अदद बड़ा सोफा था। दुरान ने रुख मोड़ा। अब सोना कैसे है? तुम सोफे पर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। आज रात। तुम दोनों तो कल रात भी नहीं सोए। अनिल ने मुस्कुराते हुए हल पेश किया और आतिशदान के पास मौजूद सिंगल सोफे पर परचुमान हुआ। तो उस सेकंड की तवक्कुफ से गर्दन मोड़ कर देखा तो दौरान जूतों समेत सोफे पर बेखबर सो रहा था। गहरी सांस से कर उठा। कभी नहीं सुधरेगा। कम से कम जूते तो उतार ले इंसान। दौरान के जूते उतारने के बाद वो वापस आतिशदान के पास आ चुका था। रात के 2 बजे जहाँ सुनसान गलियों में बस कुत्ते भौंक रहे थे, वहाँ मालिक हाउस के छोटे से लॉन में जैसे एक भौचाल का समा था। फाइका की निस्बत की तकरीब के बाद मासवाए शाज़िया और तलत के कुंबे के तमाम मेहमान अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। अब तो लॉन में सारे घर वाले कतार दर कतार लगी कुर्सियों को आड़ा तिरछा किए बैठे थे। शाज़ी ने तकरीब के फौरन बाद ही दुरान को अपने साथ ले जाने की बात सबके सामने रख दी थी। सब लोग तकरीब के ही जोड़ों में मलबूस लॉन में चाय के इंतजार में बैठे थे, जब शाज़ी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और दुरान को अपने साथ ले जाने और अपने भाई के हिस्से के बंटवारे का ऐलान कर दिया। दस्तगीर बेगम साड़ी लगाए बड़े ठाट से स्टेज पर तकिए के सहारे बैठी थी। 13 साला सबरीना उनकी टांगें दबा रही थी। बाकी तमाम नफूस सामने कुर्सियों पर परचुमान थे। उन सब में वो भी बैठा था जिसको लेकर ये सारी बहस हो रही थी।
स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस, बिखरे बाल, बेसार सूरत, कच्चे आसाब। शर्ट की आस्तीन मोड़े और जबड़े सख्ती से भींचे, वो बेदिली से इस सारी बहस का हिस्सा बने बैठा था। कुछ देर पहले तकरीब से आंख बचाकर वो छत में दिए गए अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, जब अख्तर और शाज़िया कमरे में आ धमके और उसे ज़बरदस्ती साथ यहाँ सबके बीच लॉन में लाकर बिठा दिया। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो पूछ लेना आप लोग दुरान से, वो भी मेरे साथ रहना चाहता है। शाज़िया ने सर झुकाए बैठे दुरान की तरफ बड़े मान से इशारा किया। अब सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी थीं, जो किसी की तरफ निगाह तक उठाने का रवादार नहीं था। दस्तगीर बेगम ने खूंखार निगाह शाज़िया पर डाली और फिर तुनक कर साड़ी के पल्लू से बूढ़ा चूड़ी सदा हाथ बाहर निकाला। अपनी माँ की तरह चालाक मत बन शाज़िया। बचपन में इसे पाले पोसे हम, पढ़ाए लिखाएं, और अब जब जवान हो गया और कमाने जोगा हो गया तो आ गई तो हक जिताने। वाह भाई वाह। सगीर बेगम के उसीले लहजे में तंज का अंसर खूब शामिल था, जो शाज़िया का तन मन चला गया। असवन ने घुटी सी सांस हारी थी। शाज़िया ने भरम निगाह असवन पर डाली। पूछे इनसे, खड़े हैं सामने। मैंने कहा था मेरा भतीजा है, दे दे मुझे। तब भी असवी भाई का ही फैसला था। मैं चुप हो गई, लेकिन अब नहीं। हर साल एक ही बहस को इन तक महदूद करके चली जाती हूँ, मगर अब नहीं। मैं इस दफ़ा खाली हाथ नहीं जाऊंगी। शाज़िया कहाँ पीछे हटने वाले मुझसे थी। सबकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रही थी। अख्तर बस जोर निगाहों से हल्की सी लकीरें पेशानी पर डाले सबके चेहरों को जांच रहा था। अरे बस कर, आई बड़ी। तब भी असली भाई का ही फैसला था। सो जतन होते हैं छोटे बच्चे के जो हमने सब किए। अपने बच्चों के हक मार मार कर इसे पाला है। असमत जो फायका की गोद में रख के सर को दबा रही थी, देवी चढ़ाए बहस में अपना हिस्सा डाला। दुरान उनके दिलों में नहीं रहता था, मगर दुरान के बिना अब उनका जीना भी सुखान रू था। घर के इतने काम वो दुरान से बिना उजरत के लेते थे। अगर कोई मुलाजिम होता तो वो भी बड़ी से बड़ी उजरत पर लात मार जाता। मसवद और यावर सिर्फ अख्तर ही नहीं, तलत के शोर अद्दान की वजह से भी खामोश थे। शाजिया तो ना आज घर में मौजूद दामाद को देख रही थी और ना ही असवंत की घोरी और गुस्से को। अच्छा चाची, मैं इस सब बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। आप दुरान से पूछ लें वो क्या चाहता है, बात यहीं पर खत्म हो। वो बड़ा हो गया है, अपना फैसला खुद ले सकता है अब। शाजी ने असमत की बात पर मुंह बसोरे निगाहें फिर से दस्तगीर बेगम की तरफ घुमाई। दुरान क्या चाहेगा, अभी 16 का हुआ है। वैसे भी इसकी शादी हम सबरीना से करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन आबाद करेगा। यावर पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसका ज़्यादा हक है इस पर। दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। दस्तगीर बेगम ने हाथ नचाकर फौरन अगला फैसला सुना दिया। सबरीना के हाथ दस्तगीर बेगम की टांगों पर ही रुक गए। मासूए रूबी और सोनी के सबकी आंखों के हुजूम भर चुके थे। उनको की तरह सब दस्तगीर बेगम की तरफ देख रहे थे। सफरीना नासमझी से इर्द-गिर्द देख रही थी। दुरान ने सबसे मुठियां भींच ली, मगर नजर नहीं उठाई। शायद वो उनके एहसानों का कर्ज चुकाते चुकाते कठपुतली बनकर रह गया था। बचपन में तो वो इतना ज़्यादा नहीं जानता था कि आखिर वो सब उसकी खींचातानी में क्यों लगे रहते हैं। लेकिन अब पता चला था। नवीन ने 12 साल बाहर रहकर पाकिस्तान में अच्छी खासी जायदाद बना रखी थी, जो कानूनी तौर पर उसके जवान होने की मुंतज़िर थी। और मलिक हाउस में भी वो नवीन की अकलौती औलाद होने की वजह से आधा हिस्सेदार था। चाची, ऐसे कैसे रिश्ता तय कर रही हैं दुरान का? शाजिया तो दिल मिला उठी। उसके आगे के मंसूबे भी चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। उससे और अख्तर ने तो सोचा था कि वो अपनी बेटी रानिया की शादी दुरान से कर देंगे, मगर यहाँ तो और ही कहानी थी। क्यों? क्या बुराई है हमारी सबरीना में? रूबी ने नाक फुलाए सवाल किया। वो चाय की ट्रे थामे कुछ देर पहले लॉन में दाखिल हुई थी। दस्तगीर बेगम के जहन में सबरीना और दुरान के रिश्ते का ख्याल डालने वाली भी तो वही थी। मैं बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, मानती हूँ चाची, अब इस घर की सरबराह हैं। लेकिन क्या ऐसे बच्चों से बिना पूछे उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं? इतने छोटे हैं दोनों। शाजी ने नफरत हमें इस लहजे में फैसले की तुरती थी। वो अपने हिस्से का बंटवारा अपनी शादी के कुछ हिस्से बाद ही अपने वालिद की ज़िंदगी में ले चुकी थी। अब तो जितना कुछ भी था वो नवीन के बाद दुरान को जाता था। अरे बीबी, हमारे बच्चों को ऐसी पट्टियां मत पढ़ाओ। दुरान की तरबियत हमने अपने अंदाज में की है, वो जानता है। मलिक हाउस का पत्ता पत्ता मेरी मर्जी पर हिलता है और शादी नहीं कर रहे हैं उसकी हम अभी। रिश्ते तय किया है बस। मुझे पता है तुझे किस बात की आग लग रही है। दस्तगीर बेगम ने गर्दन और आंखें एक साथ घुमाई और बेखनूत से कुछ दूर खड़ी शाजिया की बेटी रानिया की तरफ देखते हुए
दुपट्टा दुरुस्त किया। शाजिया एक झटके से अपनी जगह से उठी और एक जिसमें वो दुरान के सर पर खड़ी थी। दुरान, तुम बोलो, कहाँ रहना है तुम्हें? बताओ इन सबको। दुरान तहन्नुस सर झुकाए सबके आखिरी दाने पर था। जावर ने दुरान के झुके सर को भागोड़ देखा और चुप का रोजा तोड़ते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस जावर मलिक की उठान आज भी कायम थी। बस करें आप सब। क्या तमाशा बनाकर रख दिया है बच्चे की जिंदगी को। दुरान की शादी चाहे सबरीना से हो या ना हो, वो मेरा बेटा है और रहेगा। सॉरी शाजिया बाजी, पहले मैं भी यही सोचा करता था, दुरान को आपके पास होना चाहिए, लेकिन अब नहीं। मुझे ये जानकर निहायत अफसोस हुआ है कि आपकी मोहब्बत भी नुमैन भाई की जायदाद तक ही महदूद है। जावर के आसाब तने थे, मगर वो अपने लहजे को हद दर्जा धीमा रखे हुए था। शाजिया उससे बड़ी थी और उसका एहतराम अपनी जगह था। जावर ने चंद कदम आगे बढ़ाए और दुरान के कंधे पर हाथ रखते हुए झुका। दुरान बेटा, मेरी तरफ देखो। कोई प्रेशर नहीं और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी है और मर्जी भी तुम्हारी ही होगी। बोलो, शाजिया बाजी के साथ जाना है क्या तुम्हें? जावर ने अपना ऐसे सवाल किया। चारों तरफ खामोशी छा गई। जावर मलिक पहली वो शख्सियत थी जिससे उसे सीने से लगाया था। वो ना सिर्फ उसे अपना चाचा समझता था, बल्कि दुरान की शख्सियत में मौजूद ठहराव एहतराम जावर की ही मरहून मिन्नत था। अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन नवीन भाई की जायदाद किसी और के नहीं, सिर्फ तुम्हारे नाम होगी। जावर ने उसके कंधे पर दबाव बढ़ाया था। दुरान ने निगाह उठाई। सबके सेनों की पेशकश एक साथ उसका दिमाग घुमा रही थी। मुखलिस ना ये सब चेहरे थे और ना वो जो आज उसकी सगी फुप्पो बने अपने मुफाद की खातिर अपने साथ ले जाना चाहती थी। सबको उसके महरूम बाप की दौलत से गर्ज थी। बोलो दुरान, शाजी ने उछलत भरे लहजे में सवाल किया। मुझे यहीं रहना है। वो आहिस्तगी से जवाब दिया। लहजा सबका खुमासी था। सराय से अपनी जगह से उठा, फिर वो वहाँ रुका नहीं था। तेज तेज कदम उठाता वहां से निकल गया। शाजी का मुंह खुले का खुला रह गया और हाथ हवा में मुल्लक रह गया। तुरान ऐन वक्त पर बाजी पलट गया था। ले बस, सुन लिया? उसके मुंह से पड़ गई कलेजे को ठंडक। अख्तर मियाँ, बुरा मत मानियो, पर लालच अच्छी बात नहीं है। दस्तगीर बेगम ने अपना सीना चौड़ा किया अपनी जीत का जश्न मनाया। दस्तगीर बेगम ने भी सीधी शाजिया की बजाय अख्तर पर बात की, जो तब से अपनी बीवी के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा था। शाजिया सबकी तरफ एक उसीली निगाह डालती तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ी। कुछ देर में ही अख्तर और उसके बच्चे भी लॉन से कमरों की तरफ बढ़ गए। सबरीना, फाइका, राहिब, बुरहान, तुम लोग भी चलो कमरों में। जाफर, जो अभी तक दुरान की कुर्सी के करीब खड़ा था, गुस्से से बाकी बच्चों को कमरे में जाने का इशारा किया। तकी सिफाई की होंक से सबरीना, नींद से भारी होती आंखों वाला राहिब और तेवरी चढ़ाए बुरहान अपनी अपनी जगह से उठकर बारी बारी लॉन से जा चुके थे। बच्चों के जाते ही शावर ने अपना रुख पूरी तरह दस्तगीर बेगम की तरफ मोड़ा, जो चाय के कप को ख़त्म किए अब पास बैठी रूबी को पकड़ा रही थी। अम्मा, ये सबरीना और दुरान के रिश्ते वाली बात क्या है ये सब? शावर के लहजे में रोब और दबदबा था। तो क्या बाहिर की ले आए ऐश करने को? कोई और आई ना दुरान की दुल्हन बनकर, तो देख लेना कैसे आंखें फेर लेगा। अरे भाई, सबरीना से ब्याह देंगे तो क्या बुराई है? नवीन के बाद सब इसका है, घर में रह जाए सब। दस्तगीर बेगम ने हाथ उठाए नहू से वसाहत दी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को इन लालच के झमेलों में डालने की। दुरान से कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। शावर ने हाथ ताने तनबीह की। नहीं, कोई उसे जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो मान जाए तो क्या बुराई है इसमें? रूबी ने कंधे उचकाते हुए अपनी बात कही और ताईदी निगाह असफन पर डाली। मैं यावर के साथ मुत्तफिक हूँ। दुरान की शादी का फैसला हम नहीं लेंगे, वो खुद लेगा। असफन ने टोक टोक लहजे में बात खत्म की और खामोशी से अपनी जगह से उठकर कदम फौज की तरफ बढ़ा दिए। इसको काहे की चुप लगी हुई है? आज शाजिया को भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। दस्तगीर बेगम ने थोड़ी पर हाथ धरे रूबी की तरफ देखते हुए असफन की खामोशी के बारे में जसूस जाहिर किया। रूबी ने कंधे उचकाए और उलझी सी अपनी जगह से उठी। असफन मलिक के पीछे कदम पोश की तरफ बढ़ा दिए। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता लॉन को सुनसान छोड़कर जा चुके थे। खूब अंधेरे में डूबे लॉन में कुर्सियां अब खाली पड़ी थीं। सफ़ेद रंग की चादर में लिपटे उस तकिए पर वो सर रखे हुए थी। घनी स्यापल के कालू की ऊपरी हड्डी पर धीरे से लरसी कसलमंदी से बाईं करवट सीधी हुई तो कितनी ही घुंघराली लटें गाल से अलग होती गर्दन पर जा गिरी। धीरे से कसमसाई और फिर एक झटके से आंखें खोली। खौफ से फटी आंखें, वहशत सदा सी। कहाँ थी वो?
दिल डूब कर उभरा। महल सा अंधेरा और ऊपर नफीस लकड़ी की काम वाली छत। निगाह छत के नक्श और निगार से टकरा कर पलटी। वो सीने तक गर्म मुलायम कंबल उड़े हुए थी। उफ, शुक्र। दिल की धड़कन तेज रफ्तारी से मुतवासन हुई। हाँ, वो रिजॉर्ट के बेडरूम में थी, जहाँ शाम को वो लाव्या से पहुंचे थे। खौफ की कपकपी जो कुछ देर पहले पूरे वजूद को घेरे हुई थी पुरसुकून हुई। ऐसे ही से हल्का फुल्का होता सर उससे दाईं तरफ मुड़ा। पूरी दीवार में नस्ब शीशे की बंद खिड़की बाहर के मंजर को वाज़ह कर रही थी। सफ़ेद पर्दे खिड़की के दाएं बाएं समेट कर बांधे हुए थे। सामने रिसॉर्ट के जलते बड़े बड़े बल्ब की रोशनियों में वाज़ा होते मंजर में समंदर की लहरें पत्थरों से टकराते हुए अटकलियां कर रही थीं। पत्थरों से टकराती उनको भिगोती और फिर चंचल हसीना की तरह शरारत से पीछे हट जाती। ऐसी चंचल हसीना जो महबूब के कान में मुदभरी सरगोशी करे और फिर उसके कुर्बत से पहले पीछे हट जाए। वो मबहूत हुई। उस हसीन मंजर को देखकर चंद लम्हे एहसास नहीं हुआ कि वो टकटकी बांधे बस बाहर देखी जा रही है। फिर अचानक दुरान और अनिल का ख्याल आते ही दोनों हाथों का सहारा लिए उठ बैठी। बेड इतना नरम था कि पूरा वजूद अंदर धुसता हुआ महसूस हो रहा था। गर्म कोट जो सोने से पहले उससे अपने ऊपर से उतारा था कुछ दूर काउच पर पड़ा था। वो हल्के सब्ज रंग की टी शर्ट और जीन्स से मलबूस थी। कंबल को हुद पर से हटाती बेड से नीचे उतरी। गर्म और नरम कंबल से निकलते ही भाई की हुनकी ने झंझोड़ दिया। दरमियानी साइज का कमरा था, जिसमें एक बेड, एक काउच और दीवार में नट स्लाइडिंग डोर अलमारी थी। वो कोट पहन रही थी क्योंकि बिस्तर से निकलने के बाद एहसास हुआ सर्दी जिस्म के अंदर घुस रही है। नींद पूरी होने के बाद असाब तो हल्के फुल्के हो चुके थे, मगर भूख की शिद्दत बेइंतहा बढ़ चुकी थी। कोट और जूते पहनने के बाद स्कार्फ को गले की खींच घुमाती वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची। 30 सेकंड की तवक्कुफ के बाद वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंधेरे कमरे में से अचानक रोशन लाउंज में आते पर लम्हा भर को आंखें चुंधे आ गईं। एक लम्हे के लिए आंखें मीच कर खोलने के बाद वो सामने की मंजर देख रही थी। सिंगल सोफे पर एक तरफ गर्दन ढलकाए अनिल सो रहा था और सोफे पर दौरान करवट लिए कुशन को दोनों बाजुओं में भींचे गहरी नींद में था। आतिशदार में चलती आग की हिद्दत की वजह से लाउंज कमरे की निस्बत काफ़ी गर्म था। दुरान के पास से गुजरती हुई वो उस सोफे के पास आई थी जहाँ अनिल बेआरामी में सो रहा था। दाईं तरफ गर्दन को सोफे के अद्दे पे रखे कुशन पर टिकाए वो उस पर सर रख के सो रहा था। सुने, ऐसे ही से पुकारती हुई थोड़ा सा झुकी। मुधर सी आवाज से आतिशदान में भड़कते शोलों का साथ दिया। सुने, एक दफा और उससे आवाज का दर्जा बढ़ाकर पुकारा। हम्म, क्या हुआ? अनिल ने कसलमंदी से बोझल आंखें खोली। फिर आवाज में आते ही जल्दी से चौकन्ना हुआ। एक नजर सर पर खड़ी छोई पर डाली और फिर दौरान पर। कुछ नहीं हुआ, वो आप यूँ सोफे पर सो रहे हैं, रूम में जाकर सो जाए। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। आप जाएं, आराम करें। अनिल ने कुशन उठाकर गोद में रखा और शायद से इनकार किया। मैं आराम कर चुकी हूँ, आप सो जाएं अब। यहाँ तो आप कंफर्टेबल नहीं। वो वाकई अब चेहरे और अंदाज से काफ़ी पुरसुकून लग रही थी। अनिल ने आईब्रो उचकाए, गहरी सांस खारिज की। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मशहूर लहजे में कहा। नींद ने तो वैसे भी बेहाल कर रखा था। कुशन गोद से उठाया और एक निगाह घड़ी पर डाली। रात के 3 बज रहे थे। अनिल अब बोझल कदमों से कमरे की जाने बढ़ गया। अनिल के जाने के बाद वो यूं ही कमरे का जायजा लेती हुई आगे बढ़ी। कदम उसके सोफे तक आए और फिर आगे टाक ना भर सके। गहरी नींद में सोया वो किसी बच्चे की मानिंद मासूम लग रहा था। माथे पर बिखरे सीधे बाल, पड़ती हुई शेव। कुशन को दोनों बाजू की मदद से सीने से लगाए। निगाहें उसके नक्श नक्श को अकीदत से छू रही थीं, जो उसके दिल में छुपी बेपनाह मोहब्बत से बेखबर सो रहा था। दिल उसको चाह सकता था, सिर्फ पाने का तस्वुर भी करना खुद का मजाक उड़ाने जैसा था। उसके मुकाबले में वो कुछ भी तो ना थी। यूं ही अपनी सोचों में मगन वो उस पर निगाहें टिकाए खड़ी थी जब वो धीरे से कसमसाया और उनमें सुकड़े आंखें खोल दी। उसके यूं अचानक जाग जाने पर वो गड़बड़ा गई, क्योंकि वो उसे यूं सर पर खड़े और महबूद होकर तकते देख सकता था। दुरान के चेहरे पर हैरत की हल्की सी रौनक उभरी और मधुम हुई। वो अनिल सोफे पर सो रहे थे तो मैंने उनको रूम में भेज दिया। मेरी नींद पूरी हो गई थी। वो उसे यूं अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। वैसे शायद पकड़ी ही गई थी, क्योंकि उसकी निगाहें अजीब तरह जोई को देख रही थीं। हम्म, आप कब उठी? कुशन को एक हाथ से सीने पर से हटाता वो अब उठ बैठा था। एक हाथ से पेशानी पर आए बाल दुरुस्त किए और घड़ी पर नजर डाली। 3 बजे, अभी कुछ देर पहले।
बिला वजह गले में डाले स्कार्फ को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। मुस्तरब कैफियत में कुछ न समझ आने पर रुख मोड़े कुछ कदम के फासले पर मौजूद सोफे पर बैठ गई। दुर्रान अब बिला जवाज इर्द गिर्द देख रहा था। क्या है? अजीब सी खामोशी थी। जो ने निगाह फिर से उसकी तरफ उठाई और अब आतिशदान के शोलों पर निगाह जमाए बैठा था। सफ़ेद पाँव मैरून रंग के रग पर धरे थे और उसके जॉगर्स करीब पड़े थे। वो अब उसके पैरों पर निगाह टिकाए हुए थी जब दुरान की आवाज़ उभरी। आपकी दोस्त हिना, यही नाम बताया था? जो ने चौंक कर ऊपर देखा, वो उसी की तरफ ही देख रहा था, सोफे की पुश छोड़े थोड़ा आगे झुका हुआ। उनका कोई एड्रेस वगैरह मालूम है क्या? नहीं, एड्रेस तो नहीं, फ़ोन नंबर उसके शोहर का था मेरे मोबाइल में। पर जूही ने रुककर मायूसी से कंधे गिराए। मोबाइल तो चीन आने से पहले ही उससे छीन लिया गया था। दुरान ने उसकी अधूरी बात समझते हुए पुरसोच अंदाज से सर हिलाया। जूही ने सर झटकाया, फिर झटके से उठाया। हाँ, पाकिस्तान में से घर वालों से उसके शोहर का नंबर ले सकते हैं। वो अपनी निगरानी में हिना से बात करवाता है उनकी। मुझे वो नंबर याद है। पुरजोश लहजा था, आंखें किसी उम्मीद से चमकी। गुड। दुरान ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, सोफे की फिर से सर टिकाए, बाजू को ऊपर किया। हिना बच जाएगी ना? सहमे से लहजे में पूछा। दुरान ने निगाह उसके चेहरे पर गाड़ी। फिक्रमंदी चेहरे पर साफ वासिया थी। वक्त से पहले क्या कह सकते हैं? दो टोक रूखे से लहजे में जवाब आया। जोई को रूखापन महसूस हुआ। ऐसा क्यों था वो? एक पल में बहुत एहसास करने वाला और एक पल ऐसे जैसे उससे ज्यादा कोई अजनबी ना हो। जी। वो सर झुका गई। बोझ हूँ मैं इस पर। दिल पर भारीपन भरने लगा। आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। आप हिना के साथ पाकिस्तान नहीं जा सकेंगी। दुरान की आवाज़ पर हैरत ज़दा सर ऊपर उठाया। निगाहें उसकी गहरी निगाहों से जा टकराई। आंसू से भरी भरी बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां। एक पल को लगा अभी छलक जाएंगी। देखिए हिना, और आपकी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। आपको अभी पाकिस्तान में भी खतरा हो सकता है। ये लोग बहुत बहुत मजबूत होते हैं और आपको पाकिस्तान में इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं कब जा सकूंगी? जुकाम सदा लहजा। अभी कुछ नहीं कह सकता। दुरान ने कंधे आहिस्ते की सूझा खाए। जोई के चेहरे पर खौफ यकदम से बढ़ गया। गले में भी नमकीन से पानी का एहसास बढ़ने लगा। जोई की आंखों की पुतलियों में चमकता पानी उससे मुखफी नहीं था। वो सोच रही थी शायद वो बोझ है उस पर। वो मासूम लग रही थी इस वक्त, शाम वाली जोई से मुख्तलिफ जिससे वो मुतासिर हुआ था। अब तरस आ रहा था। काबिले रहम लोगों से नफरत थी उसे, मगर ना जाने क्यों इस वक्त सामने बैठी लड़की से उनसे महसूस हुई। डोंट वरी, अभी आप मेरे साथ जाएंगी। आहिस्ते से कहा। इस दफा लहजे में बेरूही नहीं थी। कहाँ? रूंधी आवाज, कामती सी, जैसे बामुश्किल गले से बरामद हो। अमेरिका, मेरे घर। दुरान के जवाब पर हैरत से ज्यादा वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगी। आंख छलक पड़ी। जल्दी से उंगली की पोर से आंख के कोने को दबाया, मगर आंसू देखे थमे नहीं। गाल एक सेकंड में भीग गए। परेशान मत हो। दरअसल मैं आपकी इजाज़त के बिना आपको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये यूं भी कह सकते हैं कि आपको बचाने और मुझे मेरे मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए मैंने सिर्फ एक तीर का इस्तेमाल कर लिया। दुरान अब हथदर्जा अपनाए उसे वसाहत दे रहा था उसका रोता चेहरा। वो क्यों उस पर तरस खा रहा था? अब आपको मेरे और मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। क्या आप देंगी साथ? वो अभी उसकी पहली बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई थी कि उसकी मदद के लिए कहने पर वो पुरतजस्सुस हुई। कालों को साफ करते हुए हाथ वहीं थम गए। 1 2 3 सेकंड। मैं समझी नहीं कि कैसा साथ? उलझन से पेशानी पर शिकन डाले सवाल किया। हाथ स्कार्फ के कोने पर गिरफ्त मजबूत कर रहे थे, बल्कि आंसू से तर थी। पुतलियों की सफ़ेदी में हल्की सी लाली। वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल तो ये कि जैसा मैं कहूँगा वैसे करना होगा आपको। जोई ने हनूस उलझी सी नसों से देखते हुए सरस्वात में हिला दिया। स्कार्फ समेत हाथ उठाया और नम गालों पर फेर दिया। फिर नसें झुकाकर उनके सिरे उंगली के पोर के गिर्द लपेट दी गई। दुरान ने उसकी झुकी निगाहों वाले चेहरे को बागौर देखा। भूख की शिद्दत उससे अपनी ढाल कर रही थी। भूख लगी होगी आपको। किचन में आई थिंक कुछ ना कुछ होगा। दुरान की अचानक उसके ज़हन की बात कर देने पर वो चौंकी, मगर कुछ बोल नहीं सकी। अजलत से बालों की लट को समेटा और इस बात में सर हिलाया। सर फिर से झुका दिया। हाथ अब भी दूसरे हाथ पर सुर्ख सकाफ के किनारे को लपेट रहा था। 1 2 3 सेकंड। आपको खुद करना होगा, वो सामने है किचन। उफ।
क्या वो उससे तवक्का कर रही थी कि उसकी मेहमान है यहाँ? उसके जुमले पर जोई ने लजाजत से सर उठाया। तब पीछे वो किचन की तरफ इशारा कर रहा था। नातिन सी अपनी जगह से उठी, फिर रुकी। आप कुछ खाएंगे? झिझकती लहजे में वो कुछ सोच रहा था, फिर चेहरा ऊपर उठाया। जो आप खाएंगी वही बना लीजिएगा मेरे लिए। जबरदस्ती की फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जोई ने इस बात में सर हिलाया और कदम लाउंज से मुलहक्का ओपन किचन की तरफ बढ़ा दिए। वो ठीक कह रहा था। किचन के अंदर मौजूद फ्रिज में अंडे, ब्रेड, दूध और मुख्तलिफ चीज़ों के रेडी फूड टिन मौजूद थे। सुबह तो होने वाली थी। टोस्ट और ऑमलेट का सोचते हुए उससे ब्रेड की तरफ हाथ बढ़ा दिए।